शुभ स्वागतम सुस्वागतम। मंच पर आसीन हिंदी दिवस के प्रमुख अतिथि माननीय श्री संजीव जी अहिरे, इस कार्यक्रम के अध्यक्ष उपप्रधानाचार्य डॉक्टर दिलीप जी जाधव, डॉक्टर श्रद्धा रारावीकर, गुरुतुल्य सरकैया मैडम, प्राध्यापक प्रियंका कमांडकर, प्राध्यापक सुधाकर पवार, प्राध्यापक सोनवणे सर, सभी छात्र छात्राओं का तहे दिल से हार्दिक स्वागत करती हूँ। प्रथमतः आप सभी को हिंदी दिवस की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। मंच पर आसीन प्रमुख अतिथि माननीय संजय अहिरे जी से अनुरोध करती हूँ कि वे अपने शुभ हाथों से दीप प्रज्वलन एवं सरस्वती पूजन करें। दीप हमारी सभ्यता और संस्कृति की अलौकिक का प्रतीक है। दीपक जलाने की परंपरा के पीछे एक सुंदर भाव कार्य करता है। अग्नि ऊपर की ओर उठती है, यह अग्नि का स्वभाव है। जब हम किसी कार्य में दीपक प्रज्वलन करते हैं तो हमारे मन में भी यह भाव होता है कि हमारे द्वारा शुरू किया गया कार्य आगे की ओर बढ़े, अर्थात सफलता की ओर अग्रसर हो। माँ सरस्वती, जिसका आशीष सदैव हमारे सिर पर है, देती ज्ञान का सागर माँ, कहती कीचड़ में भी कमल बनो, अपने कर्मों से महान बनो, अपने कर्मों से महान बनो। मान्यवरों के शुभ हाथों से सरस्वती पूजन एवं दीप प्रज्वलन संपन्न हुआ है। धन्यवाद। सबसे अनुरोध करती हूँ कि वह फिर से स्थानापन्न हो। 4 कोस पर बदले पानी, 8 कोस पर पानी। आप लोग जानते हैं कि हमारे देश में अनेक भाषाएं, अनेक बोलियाँ बोली जाती है, परंतु हिंदी हमारी मातृभाषा है, हमारी राष्ट्रभाषा है और हम इस बात को बड़े गर्व के साथ स्वीकार करते हैं। मतलब हिंदी भाषा अनेकता में एकता का स्वर है और हिंदी के माध्यम से यह स्वर अधिक मजबूत होना चाहिए। हमारे जीवन में भाषा का महत्व सबसे अधिक होता है। एक ही भाषा होती है जो हम सबको एक सूत्र में बांधने का काम करती है और इसी कारण सभी देशों की अपनी एक राष्ट्रभाषा होती है, जिसका सम्मान करना देशवासियों का परम कर्तव्य होता है। माना कि भाषा भावनाओं को व्यक्त करने का एक साधन है, लेकिन इस साधन में वे बल है जो दुनिया को बदल सकता है। विविधता के बीच एक भाषा है जो एकता का आधार बनती है और हम सभी को इस एकता के साधन का सम्मान करना चाहिए। हिंदी को सम्मान देना हमारा प्रथम कर्तव्य है। भारत देश कई विधाओं का मिश्रण है, उनमें कई भाषाओं का समावेश है। इन सभी भाषाओं में से खड़ी बोली हिंदी को राष्ट्रभाषा का सम्मान मिला है, यह हमारे लिए अत्यंत गर्व की बात है। अक्सर हम कहते हैं कि हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है, लेकिन हमें पता नहीं होता कि हिंदी की जो बोलियां हैं, इन बोलियों में से किस बोली को राष्ट्रभाषा का सम्मान मिला है, अर्थात वो खड़ी बोली हिंदी है। और इस तरह से हिंदी को आगे बढ़ाना है, उन्नति की राह ले जाना है। केवल एक ही दिन नहीं, हर दिन हिंदी दिवस मनाना है, हर दिन हिंदी दिवस मनाना है। आज के प्रमुख अतिथि माननीय संजय जी अहिरे, इनका स्वागत एवं सत्कार हम करेंगे। मैं उपप्रधानाचार्य जी से अनुरोध करती हूँ कि वे संजय अहिरे जी का उचित स्वागत एवं सत्कार करें। मन में लेकर शुभ भाव अतिथियों के सम्मान का सर्व हृदय प्रफुल्लित है। स्वागत है श्रीमान आपका, स्वागत है श्रीमान आपका। धन्यवाद सर। आज जो हमारे अतिथि हैं उनके बारे में जानना ज़रूरी है। वास्तविक रूप से वो भाषा के नहीं है, लेकिन भाषा पर उनका बहुत अधिक प्रभुत्व है। मैं डॉक्टर श्रद्धा रारावीकर से अनुरोध करती हूँ कि वे अतिथि का परिचय प्रस्तुत करें। नमस्कार। प्रथमतः आप सभी को हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जैसे वैज्ञानिक क्षेत्र में डिग्री पाने के पश्चात भी माननीय श्री संजीव जी आहिरे साहित्यिक क्षेत्र में योगदान दे रहे हैं।
उन्होंने हिंदी एवं मराठी भाषा में 6 काव्य तथा भक्ति रचना का लेखन किया है। इसके उपरांत संजीव जी के समर राम जन्मभूमि का पुस्तक और श्री शिव सह्याद्री नामक काव्य भी प्रकाशाधीन है। आपने अनेक कवि सम्मेलनों में सहभाग लिया है एवं काव्य प्रस्तुति की है। साथ ही में अनेक साहित्यिक सामाजिक गतिविधियों में सक्रिय योगदान, आकाशवाणी में परिचर्चाओं में सहभाग एवं काव्य प्रस्तुति, विविध विषयों पर स्तंभ लेखन जैसी विविध गतिविधियां आपको लोकप्रिय बनाती हैं। संजीव जी, आपके इस योगदान के लिए पर्यावरण मंत्रालय, भारत सरकार तथा केंद्रीय सचिवालय, हिंदी साहित्य परिषद, महाराष्ट्र सरकार पर्यटन परिषद जैसे श्रेष्ठ अस्थापनों द्वारा कुल 7 पुरस्कारों से नवाजा गया है। धन्यवाद। धन्यवाद श्रद्धा जी। हम जानते हैं कि हमारे देश में अनेक राज्य हैं और उनकी अलग अलग भाषाएं हैं, लेकिन हम सभी लोग एक साथ जुड़े हुए हैं केवल राष्ट्रभाषा की वजह से। मेरी एक दोस्त है जो बंगाली है, लेकिन उनकी और मेरी बहुत दोस्ती है। उन्हें मराठी नहीं आती, मुझे बंगाली नहीं आती, लेकिन हमारी जो दोस्ती है वो केवल हिंदी की वजह से है। मतलब हिंदी सबको जोड़ने का काम करती है, और इसलिए आज इस शुभ अवसर पर हम लोगों ने देश की संप्रभुता एवं एकता के लिए राष्ट्रभाषा का योगदान इस विषय पर व्याख्यान का आयोजन किया हुआ है। मैं अनुरोध करती हूँ आज के प्रमुख अतिथि संजय जी अहिरी जी से कि वे हमें संबोधित करें। नमस्कार। सर्वप्रथम आज के हिंदी दिन के उपलक्ष्य में मैं आप सभी का बहुत स्वागत करता हूं एवं हिंदी दिन की आप सभी को बहुत हार्दिक शुभकामनाएं व्यक्त करता हूं। जैसा कि हम हिंदुस्तान में रहते हैं और हम हिंदी दिन बना रहे हैं, यह अपने आप में बहुत कुछ स्पष्ट करने वाली बात है। मित्रों, आप लोगों के बीच में कुछ हिंदी के छात्र होंगे, हिंदी स्नातक लेवल के जो छात्र होंगे वो भी कुछ होंगे। उन लोगों को चाहिए कि ये सब चीज़ें जो बहुत गंभीरता से ले जो मैं कहने जा रहा हूँ। अभी हिंदी दिन बनाने की बारी अगर इस हिंदुस्तान में आती है हिंदी के लिए, जो हमारी मातृभाषा है, जो हमारी राष्ट्रभाषा है, इसका मतलब बहुत सारा रुदन स्पष्ट हो जाता है। मित्रों, अभी मैं जैसे कि आपके कॉलेज की तरफ बढ़ रहा था, आ रहा था, मुझे कुछ पक्का पता नहीं था, तो मैं आते आते 2-3 जगह मैंने पूछा कि मैंने बोला ये खिमजी वाला जो कॉलेज है वो कहाँ पर है। तो 1-2 भाई साहब मिले मुझे। तो पहले भाई साहब ने बोला कि वो शायद हकलाते थे, तो वो बोले कि वो प ऐसा बोले। तो मैंने बोला वो शायद इनको कुछ ठीक से बोलना नहीं आ रहा है। तो मैंने बोला अच्छा पीछे वाली गली में है क्या? तो बोले नहीं प अच्छा। मैंने बोला पड़ोस वाले मोहल्ले में है। बोले नहीं प तो अच्छा। मैंने बोला भाई साहब रहने दो, कोई दिक्कत नहीं, मैं और किसी को पूछ लूँगा। तो मैं इसमें काफ़ी इस संवाद में जो है हमारे 5-1 मिनट निकल गए। तो मैंने बोला भैया भाई साहब आप रहने दो, मैं और किसी को पूछ लूँगा। तो उतने में वो वैसे ही मैं जाने को हुआ तो वो बोले कि पापा पता नहीं। तो ऐसे वाकये हो जाते मित्रों। तो संयोग से वो हिंदी बोलने वाला ही था, तो मुझे बड़ा आनंद हुआ कि उसने बड़े प्रयास से जो है मुझे पता बताया, और वो फिर बाद में जो है ये मैं आपके कॉलेज तक पहुंच गया। जहाँ तक हिंदी की बात है मित्रों, तो निश्चित है कि हिंदी के बारे में जो है हिंदी दिवस जो मनाने की बात आती है, सबसे बड़ी बात तो यही है। और आज के उपलक्ष्य में, आज के इस हिंदी दिन के उपलक्ष्य में मैं आपको गौर करना चाहूँगा कि हर देश की 3 प्रतीक होते हैं। एक उसका राष्ट्रगीत होता है, एक उसका राष्ट्रीय चिन्ह होता है, और उसकी राष्ट्रभाषा होती है। ये 3 प्रतीक हर देश के होते हैं जो उस देश को एक संध बना के रखते हैं, उसकी एकात्मता को बनाए रखते हैं, उसकी संप्रभुता को, उस देश को जोड़े रखते हैं, उसका जनमानस जन जन को जोड़े रखने की ये 3 प्रतीक हर देश के होते हैं।
ये हर देश की अपनी अस्मिता होती है। हमारे देश में, भारतवर्ष में, हमारा स्वयं का राष्ट्रीय प्रतीक तिरंगा बिल्कुल है। तिरंगे को देख, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक तिरंगे को देख के हम सम्मान से खड़े हो जाते हैं और तिरंगे के सबका आदर करते हैं, उसका बड़ा सम्मान करते हैं, उसके बारे में कोई शक नहीं है। दूसरा प्रतीक जो है राष्ट्रगीत जन गण मन, वो भी, उसका भी बड़ा हम आदर करते हैं, सम्मान करते हैं। जहाँ भी राष्ट्रगीत शुरू होता है हम स्तब्ध खड़े होकर उसको सम्मान करते हैं, देश को आदरांजलि अर्पित करते हैं, भावांजलि अर्पित करते हैं कि हम इस तिरंगे का सम्मान करते हैं करके। लेकिन मित्रों, ये तीसरा जो प्रतीक है जो सबसे महत्वपूर्ण है, राष्ट्रभाषा, उसके बारे में एक मत होना चाहिए पूरे देश में। लेकिन हमारे देश की अभी तक, आज की तारीख तक, हमारे स्वातंत्र्य को मिलने के 75 साल हो जाने के बाद भी आज हमारा स्वयं का कोई स्वर नहीं है, हमारी स्वयं की कोई भाषा नहीं है, हमारा कोई स्वयं का राष्ट्रीय स्वर नहीं है। इससे बड़ी विडंबना और क्या हो सकती है। हिंदुस्तान में हिंदी की इस प्रकार की दशा कि आज 75 साल बाद भी जो राष्ट्रभाषा हमारी कोई तय नहीं हो सकी। वैसे कहने का तो हमारे देश में जो है 2600 बोलियां, 1700 बोलियां है। अलग अलग प्रांतों में, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक 1700 बोलियां बोली जाती मित्रों, और 26 पूर्ण भाषा है जिनको राजभाषा का दर्जा प्राप्त है। ऐसे परिप्रेक्ष्य में अगर हर भाषा का अपना अहंकार है, उधर बिहार वाले अलग ही बात करते हैं, उधर भोजपुरी वाले, उत्तर प्रदेश वाले अलग बात करते हैं, इधर साउथ वाले बोलते कि हम हिंदी को मानेंगे नहीं, महाराष्ट्र वालों का मिला जुला स्वर है, पंजाब में और अलग अलग हिंदी राज्यों में अलग अलग ही बात करते हैं लोग बाग। ऐसे अपने अपने भाषाई अहंकार है सबके। तो फिर ऐसे परिप्रेक्ष्य में इन सबको जोड़ने वाला कौन है? इन सब भाषाओं को एक धागे में पिरोने वाला, एक सूत्र में बांधने वाला, और कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक संपूर्ण भारतवर्ष का जन जन को जोड़ने वाली ऐसी कौन सी भाषा है जो सबके एक सूत्र में बांधे रख सकती है? निसंदेह मित्रों, वो केवल और केवल हिंदी ही है। हिंदी में ही वो सामर्थ्य है, हिंदी में ही वो ताकत है, वो जब सबके जनमानस को एक सूत्र में पिरोए रख सकती है, एक सूत्र में, एक धागे में पिरोकर इस राष्ट्रीयता, देश की संप्रभुता, इस देश की एकता और इस देश का जनमानस को परिपोषित कर सकती है। इस प्रकार हिंदी का सामर्थ्य है। मैं अपनी जो भारतीय भाषा है उसका अनादर नहीं कर रहा हूँ, सब भाषाएं अपनी अपनी जगह श्रेष्ठ है। उसमें मैं जहाँ तक अपनी भाषाओं का, जहाँ तक मुझे ज्ञान है, हमारी मराठी, हमारी माय बोली मराठी जो हमारी जीवा पर हमारी मातृभाषा है, बांग्ला हमारी बंगाल की, पश्चिम बंगाल की बांग्ला भाषा, इधर तमिल की तमिल भाषा, ये तीनों भाषाएं तो ऐसी भाषा है जिनकी बहुत लंबी विरासत है, इनका बड़ा प्राचीन इतिहास है, और ये हिंदी से भी पुरानी भाषा है। लेकिन मित्रों, क्या ये राष्ट्रभाषा बनने में काबिल है? हमारी मराठी बहुत सर्वश्रेष्ठ है, उसमें कोई शक नहीं है, बहुत सक्षम है, उसका साहित्य, उसका वाङ्मय इतना प्राचीन और ज्ञानेश्वर से लेकर जो है जो चली आ रही है। थोड़ा गौर से सुने छात्र, मैं देश की बात कर रहा हूँ, देश की भावना से जुड़े। तो मैं कहना चाहता हूँ आपको कि अगर इस प्रकार की अगर बात है कि इतनी सारी प्राचीन भाषाएं, हर भाषा का अपना अहंकार है, और ऐसे में जो है हिंदी एकमात्र ऐसा धागा है जो सारा, अगर आप दूर से दूर तक किसी सुदूर गांव में चले जाइए, वहाँ का किसी भी देहाती से देहाती आदमी भी टूटी फूटी हिंदी बोल लेता है। कितने भी आप किसी भी इसमें जाए तो अगर वो बोल नहीं पाएगा तो आपकी बात समझ तो जाएगा ही। तो हिंदी में वो ताकत है जो आपके हृदय में रिस सके, वो आपको हृदय के हृदय से जोड़ सके। इसलिए
कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक सारा जनमानस अगर जुड़ा हुआ है, आज भले ही हम हिंदी को राष्ट्रभाषा कहने से इनकार कर दे, लेकिन सच तो यह है धरातल पर हिंदी आज भी सुप्त रूप से वही हमारी राष्ट्रीय भाषा है, वही हमारा राष्ट्रीय स्वर है, उसको हम नकार नहीं सकते। अगर हम किसी भी पश्चिम बंगाल में चले जाते हैं, पंजाब में चले जाते हैं, तमिल में चले जाते हैं, या और आंध्र प्रदेश या कर्नाटक में चले जाते हैं, भारत के किसी भी प्रांत में चले जाते हैं, तो हमें केवल और केवल हिंदी का ही सहारा लेना होता है। तो फिर आप हिंदी को राष्ट्रभाषा मानने से कैसे इनकार कर सकते हो? मित्रों, देश को स्वतंत्र मिले हुए 75 साल उलट गए। देश को जब स्वातंत्र्य मिला था, उस वक्त यह तय किया गया था कि बहुत गहरे विचार विमर्श के बाद जो हिंदी के मूर्धन्य विद्वान, बड़े बड़े साहित्यकार, देश के हर भाषा के प्रतिनिधि, इन सब की जब एक बहुत ज़्यादा गहरा विमर्श हुआ और एक मत से जो तय हुआ कि हिंदी इस देश की राष्ट्रभाषा होगी। अब हमें स्वातंत्र्य तो मिल गया है, अब अंग्रेजी से तो काम चलने वाला नहीं है, तो ऐसे में जो है हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा होगी, लेकिन अंग्रेजी का प्राबल्य, सारा दफ्तरी काम, कार्यालयों का कामकाज सब अंग्रेजी में होता था। इसलिए ये तय किया गया कि अंग्रेजी जो है 15 साल तक कुछ जहाँ जहाँ अनिवार्य हो वहाँ अंग्रेजी में थोड़ा बहुत काम चलाया जाए। अंग्रेजी को एकदम से इनकार नहीं कर सकते, लेकिन साथ में राष्ट्रभाषा के बीजारोपण भी होना जरूरी है। ये तय किया गया, हिंदी को राष्ट्रभाषा का दर्जा दिया गया। 14 सितंबर 1949 की बात है। हिंदी को भारत की राजभाषा का दर्जा दिया गया और ये तय किया गया कि आने वाले 15 सालों में राष्ट्रपति भवन के राष्ट्रपति धीरे धीरे हर 5 साल में एक भाषा आयोग की स्थापना करेंगे और देश के दूर सुदूर कोने कोने तक हिंदी को जो है राष्ट्रभाषा बनाने के पुरजोर प्रयास करेंगे। लेकिन विडंबना देखिए मित्रों, ऐसे 5-5 साल करते करते 75 साल उलट गए, लेकिन हिंदी आज तक हमारी राष्ट्रभाषा नहीं बन पाई। उसका उल्टा और हो रहा है, या अंग्रेजी का प्राबल्य इतना बढ़ता जा रहा है। अब तो अंग्रेजी माध्यम की स्कूलें जैसे कुकुर मुत्ते जैसे रातों रात उगाते हैं, इस प्रकार की अंग्रेजी माध्यम की स्कूलें बढ़ रही है। क्या देश सही दिशा में जा रहा है? आप युवा लोग हैं, आने वाला राष्ट्र के भविष्य हो, आप आने वाले समय में देश का प्रतिनिधित्व करने वाले हो। क्या ये सही बात है? क्या सही दिशा में हम बढ़ रहे हैं? क्या अंग्रेजी हमारी राष्ट्रभाषा हो सकती है? आप जवाब दीजिए। राष्ट्रभाषा के कुछ मापदंड होते हैं। वो सबसे पहले तो वो इस मिट्टी से उगी हुई भाषा होनी चाहिए। अंग्रेजी सवाल ही नहीं आता, वो तो विदेशी भाषा है, वो अंग्रेजों की भाषा है, जिन्होंने हमारे ऊपर सालों साल राज किया, हमारा दोहन किया, शोषण किया, इस देश को पारतंत्र की खाई में धकेल दिया। ये तो उनकी भाषा है, उसकी अस्मिता हम कैसे रख सकते हैं? हिंदी एकमात्र केवल ऐसी भाषा है जो इस मिट्टी से उगे। हिंदी के हर लफ्ज को इस देश की मिट्टी का सुगंध है, वो बड़ी पावन सुगंध है। वो इतनी ज्यादा हरियाली उसमें है, उसकी अल्फाजों में इतनी ताकत है, और उसकी भावना, उसके अल्फाज, उसकी देवनागरी लिपि, इन सारी चीज़ों का जब आप सोचेंगे मित्रों, तो आप पाएंगे कि हिंदी एक मात्र ऐसी भाषा है जो इस लोगों के, हर भारतीय के हृदय में रिसी हुई भाषा है। तो ऐसे परिप्रेक्ष्य में हिंदी राष्ट्रभाषा के मापदंड, एक तो वो इस मिट्टी से उगी हुई होनी चाहिए, दूसरा वो जन जन के हृदय तक रिसने में काबिल हो, हिंदी में बिल्कुल वो सामर्थ्य है। तीसरा, वो कश्मीर से कन्याकुमारी तक सारा जनमानस को एक साथ जोड़े रखने में सक्षम हो, उसका शब्दों में इतना सामर्थ्य हो कि वो जो भाषा के भावों के अभिव्यक्ति जो है बिल्कुल अच्छी तरह से कर सके, सक्षमता से कर सके। इन सारी चीज़ें अगर आप किसी भी भाषा में अगर पाते हो तो केवल हिंदी में। तो फिर क्या समस्या क्या है? लेकिन राजनीतिक विडंबना देखिए, यहाँ
इस देश की राजनीतिक विडंबना और छोटे छोटे स्वार्थ के चलते लोगों ने आज तक हिंदी का पुरजोर विरोध किया। अगर हमारे राष्ट्र का एक स्वर नहीं मिलेगा तो मित्रों, हमारे देश की दो बहुत बड़ी कमजोरियां हैं। एक, हमारी भाषाएं अलग अलग हैं, हमारी कोई राष्ट्रभाषा अभी तक तय नहीं है, ये एक हमारी बहुत बड़ी कमजोरी है। दूसरी कमजोरी, हम जातियों में बटे हुए हैं। और ये जो कमजोरी है, ये दोनों कमजोरियां पड़ोसी पाकिस्तान और चाइना बहुत अच्छी तरह से जानता है। वो इस दिशा में, इस बारे में सोचते हैं कि इस देश को खंड खंड केवल इन दो बातों को लेकर किया जा सकता है। इनके जातीय झगड़े इनमें सुलझा दो, इनके भाषाओं के भाषाई तौर पर इनको बांट दो। इस देश भारतवर्ष का अगर खंड खंड करना है, क्योंकि हम एकमात्र आशिया खंड में एकमात्र हम चाइना का विकल्प है, महासत्ता बनकर जो हम साबित हो सकते हैं, उस दिशा में हम बढ़ भी रहे। और चाइना को किसी भी हाल में ये सुहाएगा नहीं। इसलिए उनकी मंशा है कि इस देश को खंड खंड किया जाए, तो भाषाई के टुकड़े टुकड़े भाषाओं में बांट दो, लोगों को उकसा दो। बिहार वालों को बोले अरे तुम्हारी बिहारी बारी, उधर तमिल वालों को बोले कि अरे तुम्हारा हिंदी से क्या संबंध, इधर मध्य प्रदेश वाले को बोले कि तुम हिंदी पे डटे रहना। इस प्रकार का सुलगाना जारी है मित्रों। अगर इसका सबूत आपको चाहिए तो पिछले दिनों JNU में जो हुआ था, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में, ये उसकी एकमात्र झलक थी मात्र, लेकिन सुप्त रूप से ये बहुत बड़ा षड्यंत्र है। इस षड्यंत्र को अगर आप लोगों ने समय रहते समझा नहीं तो इस देश का कोई सानी नहीं, इस देश का कोई वाली नहीं। और ये आपके कंधों पर, युवाओं के कंधों पर ये दायित्व है। इसलिए मैं नाभि मूल से आपको बिल्कुल अर्थ आवाज से ये साथ दे रहा हूं कि आप इस बात को समझे। हमें हमारी भाषाई एकता और जातिगत एकता को जो है जोड़े रखना है। इस हिंदुस्तान को खंड खंड होने से बचाना है। अगर ऐसा हम कर पाए तो निश्चित है कि हम राष्ट्रीयता की दिशा में कुछ बढ़ेंगे, कुछ अच्छा काम करेंगे और हिंदुस्तान बना रहेगा। हमारे राष्ट्र की राष्ट्रभाषा हिंदी बनी रहेगी और कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक ये देश की संप्रभुता बहुत अच्छे तरीके से बनेगी। हम पढ़ेंगे, बढ़ेंगे, फलेंगे, फूलेंगे और उन्नति करते जाएंगे। और इस प्रकार अगर हम देश की अस्मिता बचाते जाएंगे तो वो दिन दूर नहीं जिस दिन यह देश संपूर्ण देशों का सिरमौर होगा। भारत महाबलाढ्य सत्ता होगी और भारतीय संस्कृति संपूर्ण दुनिया का प्रतिनिधित्व करेगी। वसुधैव कुटुंबकम। हम छोटे दिल के लोग नहीं हैं। हमारा हृदय ऋषि मुनियों ने हमें बहुत बड़ा विचार दिया है। वसुधैव कुटुंबकम की हम बात करते हैं। हम केवल हिंदुस्तान की बात नहीं, जितने सारे लोग हैं इस दुनिया में, वो सब वसुधैव कुटुंबकम के सहारे हम उनको सबको अपना मानते हैं। चाहे किसी की भाषा कुछ भी हो, धर्म कुछ भी हो, सबकी अपनी अपनी निजता है। उस निजता का पालन करते हुए हम जो है हमारी अस्मिता बचाए रखेंगे। और राष्ट्रभाषा अगर हिंदी साबित हुई तो हम उस राष्ट्रभाषा के जरिए इस देश को जोड़े रखेंगे। इसलिए मित्रों, बहुत बड़ी विडंबना है। आपको एक बात बता दूं, जब बहुत गहरी नदी होती है ना, वो बिना आवाज के बहती है, और जब बहुत गहरा दुख होता है बिना आंसुओं के होता है। हिंदी भाषा शिक्षकों को हिंदी का रुदन और हिंदी की चीखें सुनाई देनी चाहिए। अगर इस प्रकार का गहराता हुआ संवेग, इस प्रकार की गहरा दुख अगर हमें बरकरार रहा तो इस देश को खंड खंड होने से कोई नहीं बचा सकता है। समय रहते हमें चेत जाना चाहिए। ऐसे परिप्रेक्ष्य में आप युवा लोगों का और हिंदी शिक्षकों का, खासकर सभी भाषा शिक्षकों का एक दायित्व बन जाता है कि उन्हें हिंदी का रुदन, हिंदी की चीखें सुनाई दे। वो सुने कि क्या हो रहा है, पर्दे के पीछे क्या चल रहा है। मित्रों, बहुत बुरी खबर आपको देता हूं। यहां आए दिन
भारतवर्ष की एक भाषा फांसी के फंदे पर झूल जाती है। रोज एक भाषा मृत हो रही है। भाषा का मृत होना कोई साधारण घटना नहीं है। यह तुम्हारे अस्तित्व को खत्म करने की दिशा में चल रहा है। अगर एक भाषा अमृत होती है, वो चाहे कितनी छोटी से छोटी हो, आंचलिक भाषा हो, कितनी भी बड़ी छोटे छोटे प्रांत में बोली जाने वाली भाषा हो, अगर वो मृतप्राय होती है, अगर वो नामशेष होती है, तो उसके साथ केवल वो भाषा नामशेष नहीं होती, संपूर्ण संस्कृति नामशेष होती है। उसके परंपरा नामशेष होती है। उसका वो भाषा प्रवाह का जो धरातल, वो नामशेष होता है। वो उसकी अस्मिता नामशेष होती है। और उस भाषाई विचार और उस मिट्टी की गंध, उस भाषा में जो महकती थी, वो महक नष्ट हो जाती है। इसलिए अगर केवल कोई भाषा, हमारी संपूर्ण भारतीय बोलियां 1700 बोलियां है और 26 पूर्ण भाषा है। ये सारी बोलियां हमारी है, हमें इन पर गर्व है। इन सारी बोलियों से मिला जुलाकर भारतीय संस्कृति बनी है। और हिंदी भारतीय संस्कृति की अस्मिता की संवाहक, संस्कृति की संवाहक और भारतीय संस्कृति को पनपाने वाली एकमात्र भाषा है जो इन सब भाषाओं को अपनी बहनों का दर्जा देती है। बोलती है, आओ मेरे साथ, आओ मेरी बहनों, आइए हम संपूर्ण भारत का निर्माण करेंगे। लेकिन हिंदी की तितली पर अंग्रेजी का पटाखा रख दिया है। बहुत शातिर लोग हैं। इस बात को आप लोगों को अगर समय रहते हुए आपको नहीं समझे, तो इसके परिणाम आपको भुगतने होंगे। मित्रों, मैं बहुत गंभीरता से ये बात कह रहा हूं। ये जेएनयू की झलक तो बहुत छोटी झलक थी, अंदर ही अंदर अभी भी बहुत बड़ा नासुर पनप रहा है। और केवल हम यहाँ देवलाली कैंप में सुरक्षित है, हमको क्या लेना है, वो उधर कश्मीर में कुछ भी हो तो बहुत दूर है, पता नहीं कब वो उधर मरे तो मरे, ऐसी बात नहीं है। अगर वहाँ पे उस दरवाजे पे दस्तक हुई है, तो आज ना कल वो दस्तक हमारे दरवाजे पे टक टक करेगी और तुमको बाहर आना पड़ेगा। सबसे पहले तुमको उड़ाया जाएगा। ऐसे परिप्रेक्ष्य में हम क्या कर सकते हैं? इस देश की संप्रभुता, इस देश की एकता को बनाए रखना होगा। इस देश में की अस्मिता को, इस देश की संस्कृति को बचाना होगा। और वो केवल राष्ट्रभाषा के जरिए हमारे सारे भारतवर्ष के सब भाई भाई को एक दूसरे को आपसी हृदय में गूंथना होगा। और वो केवल और केवल हिंदी के जरिए हो सकती है। हमारी सारी भारतीय बोलियां, भारतीय भाषाएं, हमारी स्वयं की माय मराठी हृदय से प्यारी है। वो हमारी जुबान है, उसका असम्मान हम कैसे कर सकते हैं? कतई नहीं। लेकिन अगर हमारी मराठी को पोषित करना है, तो हिंदी को बल देना होगा। अगर हिंदी को बल मिलेगा, हिंदी की ऊंचाई बढ़ेगी, तो सारी मलयालम, कश्मीरी, पंजाबी, उड़िया, उड़ीसा, मराठी, बांग्ला, तेलुगु, असमिया, सारी भारतीय भाषाएं संरक्षित होगी। वो उनको संरक्षित करने का केवल एकमात्र जरिया है हिंदी। इसलिए हिंदी को दिल से स्वीकारना चाहिए। राजनेता चाहे कुछ भी करे, अगर देश का जनमानस अगर उस पक्ष में हो, तो कोई कुछ नहीं बाल बाका नहीं कर सकता आपका। राजनेता क्या होता है? वो सब चीजें हमसे ही पनपती है। इसलिए मित्रों, बहुत आज हिंदी दिन के उपलक्ष्य में मैं आपको एक बिल्कुल सौगंध आप लोगों को लेने चाहिए कि हम राष्ट्रभाषा का सम्मान करेंगे और हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने के लिए पुरजोर प्रयास करेंगे। इस देश की अखंडता को बचाए रखेंगे, इस देश की संप्रभुता को बनाए रखेंगे। और वो केवल और केवल हिंदी के जरिए हो सकता है। हिंदी बहुत गहरी भाषा है। हिंदी एक ऐसी गंगा है, हिंदी एक ऐसी गंगा है, और सारी भारतीय भाषाएं उसकी अलग अलग सरिताएं हैं। ये सब सरिताएं देश की नाड़ी नाड़ियों में बहती है और उस महासागर को मिलती है। सबका गंतव्य होता है केवल एक महासागर। चाहे कितनी भी कहीं भी दिशा में, किसी भी दिशा में नदी बहे, लेकिन वो आकर महासागर में मिलती है। और हिंदी उन सब की गंगा है। गंगा का पावित्र्य और जमुना का पावित्र्य हमको, गंगा जमुनी संस्कृति जो बनाता है, उस पावित्र्य को हमको बचा के रखना चाहिए। अगर वो समय रहते हुए चेते नहीं हम,
तो बहुत ज़्यादा देर हो जाएगी और आपको कोई फिर उस समय आप फिर मत कहना कि हमको किसी ने बताया नहीं। यह बहुत गहरी बात मैं आपसे साझा कर रहा हूँ मित्रों। तो आप देखिए, हम केवल हमारी जगह पर जो हमें स्नातक होना है, परास्नातक होना है, बहुत सारा पढ़ना है, बढ़ना है, अच्छी किसानी करनी है, अच्छे व्यापार करना है, सब कुछ करना है, लेकिन हमारा देश सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम। अगर हमारे देश में थोड़ी भी अगर आँच आती है तो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो कैसे क्या कर सकते हैं हम हिंदी को जो है धीरे धीरे अपनाएंगे, हिंदी को राष्ट्रभाषा के जरिए जनमानस को जोड़ने का प्रयास करेंगे और हिंदी का पूरा सम्मान करेंगे। जब ऐसा जन जन सब करने लगेंगे तो इस राजनेताओं की ताकत नहीं कि वो राष्ट्रभाषा बनाने से उसको रोक सके, इतनी ताकत आप लोगों में है। इसलिए ये सब बातें बहुत गहराई से समझना चाहिए। और आपको एक बात और बता दूं कि 140 करोड़ लोगों का देश है हमारा, 140 करोड़। चीन को भी हमने पिछाड़ दिया है जनसंख्या के मामले में, जो है हम दुनिया के सबसे बड़े देश है। और सभी बाहर के देश जो है हमारी हिंदी को सीखना चाह रहे हैं। अकेले अमेरिका में 30 विश्वविद्यालयों में हिंदी की पढ़ाई की जाती है और दुनिया के 600 विश्वविद्यालयों में हिंदी पढ़ाई जाती है। इतना बड़ा वो लोग जो है हिंदी के प्रति बहुत बेहद आकर्षित है। वो चाहते हैं कि नहीं हमें भारतीय संस्कृति सिखाओ, हमें हिंदी सिखाओ, हम बात करना चाहते हैं, हिंदी को जानना चाहते हैं। तो क्या वो हिंदी से उनको प्रेम है इसलिए वो ऐसा कर रहे हैं? आप क्या सोच रहे हो? कतई नहीं। उनका लक्ष्य है इस भारत के बाजार को अपनाना। यहाँ की 140 करोड़ जनता वो बाजारवाद के स्वरूप में उसको देखती है। उनको भाषा से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन वो हिंदी इसीलिए सीखना चाहते हैं कि इस देश का सबसे बड़ा बाजार हमको मिले, इसलिए वो हिंदी सीखना चाहते हैं, हिंदी को आत्मसात करना चाहते हैं, हिंदी को अपनाना चाहते हैं। लेकिन उनका अपनाना हमारे लिए कुछ अच्छा नहीं है। उससे दो खतरे हैं। कौन कौन से? उससे अगर वो लोग कहने बहुत ज़्यादा आकर्षित भी हो गए, उन्होंने हिंदी सीख भी ली, तो उससे एक तो हिंदी का सारा प्रारूप बिगड़ जाएगा। हिंदी का प्रारूप बिगड़ने के बाद जो हिंदी सारी अशुद्धि हो जाएगी। दूसरा, जासूसी का खतरा। अगर वो लोग अपनी राष्ट्रभाषा वो लोग जान जाएंगे तो जासूसी का सबसे बड़ा खतरा। हमारे भाई बनकर जो हमारे बीच में रहेंगे और इस देश को नेस्तनाबूद करने में जो है उनका बिल्कुल ये ताकत उनकी काम करती रहेगी। तो क्या वो लोग हमारी भाषा की चिंता करेंगे? फिर हम 140 करोड़ किस काम के? अगर उनको हमारी भाषा की चिंता हो रही है और हम सोए हुए, हमको कोई मतलब नहीं है। तो मित्रों, आदमी की जिंदगी जीना बेकार है। अगर हम जिंदा है तो कुछ जिंदा दिली का सबूत भी देना चाहिए। हम इस राष्ट्र की चेतना को समझना चाहिए। स्वातंत्र से पहले प्राथमिकता अलग थी, लेकिन आज आजाद भारत में अलग अलग प्राथमिकता है। इसलिए आज की प्राथमिकताओं को समझो और देश के राष्ट्र प्रमुख प्रवाह में आओ। राष्ट्रभाषा के लिए हम क्या कर सकते हैं? दूसरी बात, हिंदी भाषा, हमें मालूम है कि देवनागरी हमारी हिंदी भाषा की, मराठी भाषा की, बोडो, असमिया, नेपाली, ये 7-8 जो भाषा है, केवल इन 7-8 भाषाओं की लिपि जो है देवनागरी में लिखी जाती है। हाँ, संस्कृत तो बहुत प्राचीनतम भाषा है हमारी, जो हमारा मूल है। तो ये हमारे देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। देवनागरी लिपि, आपको एक तथ्य बता दूं देवनागरी के बारे में। देवनागरी लिपि संपूर्णता वैज्ञानिक लिपि है, अत्यंत वैज्ञानिक, जो कंठ से लेके हमारे ऋषि मुनियों ने स्वर कैसे निर्माण होता है, कंठव्य, तालव्य, दंतव्य, औष्ठव्य, इस प्रकार के जो 5 ताल है जो हमारे दिमाग में और मुंह में जो है आकार लेते हैं, उन सब पे बहुत सूक्ष्मता से, गहराई से अभ्यास करके हमारे ऋषि मुनियों ने देवनागरी लिपि का निर्माण किया है। देवनागरी लिपि का हर अक्षर अक्षर मंत्र है।
क से लेके ग तक अगर आप हर अक्षर पर एक बिंदी रख देंगे तो मंत्र बन जाता है। ओम गंग गणपतये नमः, ग पर एक बिंदी रख दो, गंग हो जाता है और गणपति का आह्वान करता है। ओम हन 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 हनुमते नमः, क्या मतलब है? ये मंत्र बन जाता है। एक बिंदी रखने से देवनागरी की लिपि का एक एक अक्षर मंत्र बन जाता है। और ये मंत्र केवल मंत्र बनकर नहीं रह जाते, इन सारे अक्षरों का हमारे मूलाधार चक्र से लेकर सहस्रार चक्र तक जो 7 चक्र है, इनसे सीधा संबंध है। इनसे हमारी बीमारियां ठीक होती है, इनके उच्चारण से। जब हम शुद्ध उच्चारण से वो उस मंत्र को ठीक से बोलते हैं तो मूलाधार चक्र, सहस्रार चक्र, विशुद्धि चक्र, अनाहत चक्र, आज्ञा चक्र और मूलाधार चक्र, ये जो 7 चक्रों की जो कड़ियां है, उन 7 चक्रों से इन देवनागरी लिपि के अक्षर का संबंध है। जब हम इनका विशुद्ध उच्चारण करते हैं तो हमारी बीमारियां अपने आप ठीक होती है। इतनी बड़ी वैज्ञानिक लिपि है, बहुत गहरे हमारे ऋषि मुनियों ने जन्म के जन्म इसके लिए, इसके निर्माण के लिए बहा दिए और हमें उसका कोई गंध ही नहीं। इसलिए हिंदी को लिखते हुए, हमारी मराठी को लिखते हुए और सभी भारतीय भाषाओं का सम्मान करते हुए हमें ये, आप छात्र हैं, आप शायद आपको समझ रहे हैं ना मेरी बात समझ रही है आपको? आपको चाहिए कि कोई भी भाषा जब लिखते हैं हम तो शुद्ध स्वरूप में लिखें, जैसे कि उसका हमारी हैंडराइटिंग या हस्ताक्षर जो है वो सुचारू हो, बहुत अच्छा हो, ठीक हो, और हम व्याकरणात्मक त्रुटियों को भी कम से कम करने का प्रयास करें। ये सब चीज़ें, ये संकल्प आपको करना चाहिए। एक बार क्या हुआ, एक बार वो डॉक्टर ने एक पर्चा लिखा और मरीज को दिया और उसमें बहुत सारी औषधियाँ का विवरण था और वो जो है वो मेडिकल स्टोर पे लेने गया, औषध लेने, दवाई लेने, तो मेडिकल वाले ने बताया कि भाई साहब ये ऊपर वाली 4 दवाइयाँ तो है, लेकिन ये नीचे वाली जो लास्ट में लिखी हुई है ये दवाइयाँ मेरे पास तो नहीं है। तो उस दवाई को प्राप्त करने के लिए दूसरे स्टोर पे गया तो उसको दिखाया कि भाई साहब ये वाली दवाई चाहिए, तो वो बोले कि नहीं ये दवाई तो हमारे पास भी नहीं है। तो फिर वो तीसरे मेडिकल पे गया तो उसने, मेडिकल वाले ने बताया ये देखना पड़ेगा। उसने सब उच्चम पुच्चम करके देखा, सब दवाइयाँ इधर से उधर सब खंगाल के देखी, लेकिन उसको बोला भाई साहब ये दवाई तो हमारे यहाँ उपलब्ध नहीं है, क्षमा चाहता हूँ। फिर जो है वो दूसरी दुकान पे जाता है तो उस दूसरे दुकान वाले ने बोला कि भाई साहब ये दवाइयाँ ये है तो सही, लेकिन अभी उपलब्ध नहीं है, मैं मंगवा दूंगा। तो वहाँ से भी नहीं मिली। तो आगे फिर आखिरी में जो है वो कौन सी दवाई है जानने के लिए जो है वो डॉक्टर के पास गया वापस, जिसने वो दवाई लिखी थी। तो डॉक्टर को देखा, बोले डॉक्टर साहब ये जो है ये आखिरी में जो है ये कौन सी दवाई है, मिल ही नहीं रही। बोले तो डॉक्टर साहब क्या बोला, अरे बोले भाई साहब ये दवाई थोड़ी ना है, वो तो पेन चल रहा था कि नहीं चल रहा था वो देख रहा था मैं। तो जो है इस प्रकार जो है हमारा हस्ताक्षर थोड़ा ठीक ठाक रखो भैया। ये अगर हस्ताक्षर अगर नहीं ठीक रहा तो फिर ये सब ऐसा घूमना पड़ता है दर दर और बड़ी फजीहत होती है और आखिरी में कुछ निष्पन्न वगैरह हाथ में कुछ नहीं लगता है। ऐसे ही कवि सम्मेलन के आपको कुछ रोचक किस्से आपको मैं बता दूं, आप थोड़ा ध्यान देंगे तो अच्छा रहेगा। और ये मराठी हिंदी का जब मिलन होता है वो भी बड़ा मैं आपको अपने आप में जो है दिलचस्प होता है। ये हम जानते ही हैं कि हमारे महाराष्ट्र में कैसे हिंदी बोली जाती है, बहुत रोचक, बहुत मज़ा आता है उसको हिंदी सुनने में। आप देखोगे तो आप हंसते हंसते लोटपोट हो जाओगे। एक बार क्या हुआ, मैं मुंबई में गया, हमारे वहाँ काका रहते थे, तो मैं वहाँ पे रहने गया, उनके 2-3 दिन में वहाँ रह रहा था। तो पड़ोस में जो है एक मध्य प्रदेश के एक नई नवेली दुल्हन जो है वो भाई साहब वो नई शादी करके आए और भाभी जी को जो है वो हमारे पड़ोस में वो रहते थे, हमारे काका के पड़ोस में। तो एक दिन वो दुल्हन भाभी जी जो है वो हमारे काका के घर, हमारे काकी के पास आई और वो काकी को बोली
बोले यहाँ पर जाड़ा गिरता है क्या? तो हमारे काकू तो असल मराठी, अब वो उनको लगा कि भाभी जी की तबीयत थोड़ी सी दुरुस्त है, तो उनको ट्रेन में गिरने वरने का डर लगता होगा, इसलिए उन्होंने पूछा होगा कि जाड़ा गिरता है क्या यहाँ पे। तो हमारे काकू ने फिर बताया कि बोले नहीं, यहाँ पे जो है इतनी गर्दी होती है, इतनी गर्दी होती है कि जाड़े को गिरने को जगह नहीं होती है। तो भाभी जी बड़े शक पका गई, बोले ये क्या चक्कर है, जाड़े को गिरने को जगह नहीं होती। तो उतने में हमारे काका जी आए और फिर उन्होंने वो बात को संभाल लिया। अरे बोले अकल के दुश्मन, तो जाड़ा मतलब ठंड। तो वो भाभी जी वो ढंग से बता बोले, तब जाके हमारे काकू को संकट आया और जो है फिर उन्होंने बताया कि हाँ भाई, अच्छा अच्छा अच्छा, तुम ठंड के बारे में पूछ रही हो, अच्छा अच्छा, तो ये बात है। तो फिर उन्होंने जो है भाभी जी को बताया। एक बार एक चावल वाला जो है वो उत्तर प्रदेश वाला चावल वाला चावल बेच रहा था, और उसने जो है वो छोटी सी टोकरी में जो है चावल रख रखा था, और वो उधर से बालकनी से एक काकू ने आवाज़ लगाई, अरे भैया रुक जाओ, ये बताओ तुम्हारे चावल में खड़ा है क्या? तो वो भैया तो बड़ा शक पका गया, बोले भाई, बोले बहन जी खड़ा तो मैं इधर ज़मीन पर हूँ। अरे नहीं, तुम्हारे चावल में खड़ा है क्या, नहीं तो मैं नहीं लूँ। तो वो बड़ा चक्कर में पड़ गया कि खड़ा और खड़ा जो है बड़ा इस प्रकार चक्कर में डाल दिया उनको। एक बार बड़ा मज़ा आया, तुम आपको बता दूं, मैं एक बार ये मनसे का कुछ दिन पहले, कुछ वर्ष पहले आंदोलन चला था, हिंदी भाषी और मराठी भाषियों के बीच में संघर्ष की बात चली थी। मुंबई में और हमारे नासिक में भी बहुत सारे अशांति वाली घटनाएं भी हुई थी, आप सब लोगों को ज्ञात होगा। तो बहुत सारे दिन वो चला, और वो सब चलने के बाद जो है जब शांति हो गई, तो सब दंगे फसाद मिट गए, तो उसके बाद जो है मुंबई के जो उत्तर भारतीय लोग थे, उन्होंने बोला कि चलो अब जो हो गया हो गया, अब वो कितने दिन मलाल दिल में रखेंगे, चलो इन मराठी लोगों से सुलह कर लेते हैं। तो उनका एक प्रतिनिधि मंडल जो है वो अपने मराठी भाइयों के पास आया, तो उनको बोला कि भाई साहब चलो ठीक है, अब जो हो गया, बहुत कड़वी यादें हैं, उसको कितने दिन तक कड़वाहट दिल में रखे, हम तो रहना तो इसी देश में है, हम क्यों ना हम एक दूसरे से प्यार से रहे। अगर मैं आप लोग नहीं सुनना चाहते तो मैं फिर मेरी बात ये कर देता हूँ, विराम दे देता हूँ। तो फिर उन्होंने जो बताया कि बोले ठीक है भाई साहब, एक काम करो, कुछ प्यार की बातें करते हैं। तो उत्तर प्रदेश भाइयों ने हमारे मराठी जो भाई थे, मराठी लोगों का जो प्रतिनिधि मंडल था, उनको पूछा, अच्छा भाई साहब ये बताओ कि आपके यहाँ शादी की रस्म कैसे होती है? तो हमारे काका, जो मराठी काका और मराठी जो लोग थे, वो बड़े उत्साह से बताने लगे। बोले वो क्या है ना, वो हमारे यहाँ पे जो है एक नवरदेव होता है, और फिर एक नवरी होती है, और फिर नवरी नवरे के गले में हार डालती है, और उसके बाद नवरदेव नवरी के गले में हार डालता है। अच्छा, बोले बहुत बड़ी अच्छी बात है, फिर क्या होता है? बोले फिर कुछ नहीं, नवरी नवरदेव को घास खिलाती है। बोले क्या बात कर रहे हो? बोले घास खिलाती है और नवरदेव खा जाता है? बोले हाँ खा जाता है। अरे वाह, बोले यार भाई साहब, तो ये तो बड़ा अजीब काम है। बोले शादी के दिन नवरदेव घास खाता है? तो मित्रों जो है, जब हिंदी मराठी जब गले मिलती है, इस प्रकार के रोचक किस्से, आनंद की निर्मित होती है, हास्य की निर्मित होती है। लेकिन उसी जगह पे जब अंग्रेजी और हिंदी मिलती है, या अंग्रेजी या देशी भाषाएं हमारी भारतीय भाषाएं मिलती है, एक बार क्या हुआ, सुनना आप मेरी बात। एक बार क्या हुआ कि हमारे जो है
एक अंग्रेजी भाषा अंग्रेजी स्कूल में पढ़ने वाला बच्चा था, छोटा सा बच्चा था, एक मतलब कुछ चौथी पाँचवीं या छठी में होगा। तो वो घर पे आता है स्कूल से, और पुराने ज़माने में वो जो छोटी छोटी निम्बोली जैसी आँख में डालने की ट्यूब होती थी, छोटी छोटी निम्बोली जैसी। तो वो आजोबा था घर में। तो घर में जो है वो जैसे ही वो बंटी आया स्कूल से, अपने अंग्रेजी स्कूल से, तो बंटी को आजोबा ने आवाज़ लगाई दी, अरे बंटी बंटी ते माझं डोळ्यांचं ट्यूब आन बघू। तो बंटी को मालूम था आजोबा की ट्यूब कहाँ रखी है। तो बंटी दौड़ते हुए गया और किचन से जो है वो ट्यूब लेके जो है उठा के वो आजोबा को देते हुए बोले आजोबा आजोबा हा घ्या तुमचा ट्यूब आणि लावा तुमच्या आईला। इधर आजोबा तो बिल्कुल एकदम गुस्सा हो गए, एकदम आग बबूला, बोले लावा तुमच्या आईला। आजोबा ने कुछ नहीं, आओ देखा ना ताओ, एक बड़ी सी स्टिक निकाली और वो नाती जो है आगे भागे और ये पीछे, धमाचौकड़ी घर में। बोले लावा तुमच्या आईला मी दाखवतो तुला। तो जो है वो उतने में जो है उसकी माँ ने जो है अंदर से किचन से सब नज़ारा देखा और उसको युद्ध में जो है वो शिरकत करके वो बोला की बोले ते आईला म्हणजे डोळ्यांना। अच्छा अच्छा असं होतं का। तर असं करून जो है घरात शांति झाली। तर मित्रों, जब अंग्रेजी और देशी भाषाएं मराठी जब मिलती है तो संघर्ष की स्थिति निर्माण होती है, विषाद की स्थिति निर्माण होती है, युद्ध की स्थिति निर्माण होती है। एक बार क्या हुआ, एक छोटा ऐसे ही अंग्रेजी माध्यम की बच्चे की किस्सा आपको बता देता हूँ कि वो जो है उसकी दादी जो है वो दादी जो अनाज सुखा रही थी बरामदे में, और वो छोटे बच्चा जैसे ही आया तो उसको बोलना कि तुम थोड़ी देर यहाँ पे रुकना और अनाज की रक्षा, ये गाय जब आएगी तो गाय से अनाज की रक्षा करना, गाय को अनाज मत खाने देना, तो मैं थोड़ी देर से आती हूँ। तो बच्चा वहाँ बैठ गया और फिर जो है उतने में जो है उसके सामने जो है गाय आई और सब खा गई। और थोड़ी देर में वो अम्मा आई, अम्मा ने देखा तो ये तो सब अनाज सब गायब। तो बोले क्या, बोले तुमने बोला था ना कि गाय से रक्षा करना, गाय तो आई नहीं थी, कऊ आई और कऊ खा गई। तो इस प्रकार का अगर हमें अंग्रेजी की बात जो करते हैं, अंग्रेजी की स्थिति ये है, हमें ज़मीन पे चलने के लिए ठीक से पैर नहीं और आकाश में उड़ने के लिए पंख नहीं। ऐसी दुविधा स्थिति में क्या जीना। इसलिए राष्ट्रभाषा का संबल लेके चलो, मातृभाषा का गौरव जबान पे लेके चलो, बहुत मजा आएगा। इस देश की मिट्टी की ये मिट्टी तुमको तुम्हारा भरण पोषण करती है, ये मिट्टी तुमको रोज खिलाती है, तुम्हारा लाड़ प्यार करती है। यहाँ की मिट्टी में तरह तरह की खुशबूदार सुमनों का यहाँ उदय होता है। यहाँ ये इतनी पावन मिट्टी है कि तरह तरह की गंगा जमुनाएं हर गली गली में बहती है, हर प्रांत में बहती है। यहाँ पर्वतों की बहुत बड़ी श्रृंखला है, हर पर्वत श्रृंखला सरिताओं को जन्म देती है। यहाँ के खेत खलिहान बहुत मंगल है। ये सब आपको अगर संजोना है तो राष्ट्रभाषा को बचाना होगा। मित्रों, राष्ट्रभाषा का संबल को बचाना होगा, राष्ट्रभाषा का महत्व को बचाना होगा। अगर आप ऐसा नहीं कर सके तो इसका दायित्व इसका जिम्मेदारी आपको निभानी होगी। और उसके फिर बाद में ये मत कहना कि हमने किसी को चेताया नहीं। हमको भाषा शिक्षकों को खासकर मैं अर्ज करूँगा, बहुत तहे दिल से विनती करूँगा कि उन्होंने अपने पेशे के प्रति बहुत गंभीरता से सोचना चाहिए। भाषा वो ताकत है जो देश की समग्रता को, देश की संपूर्णता को जोड़े रखती है। कश्मीर से कन्याकुमारी तक इस देश को अगर बरकरार रखना है तो इस देश को जोड़े रखना होगा, हृदय को जोड़ना होगा, जन जन को जोड़ना होगा। किसी को हमारी कमजोरी पता नहीं चले और हमारा मार्केट, हमारा बाजार हमारे ही कब्जे में रहे तो जाके हम फूलेंगे, यहाँ के खेत खलियान फूलेंगे और राष्ट्रभाषा का गौरव बढ़ेगा। इसी बात के साथ मैं आपसे जो है हिंदी के लिए जो है आज हिंदी दिन की हिंदी की सौगंध दिलाकर
आपसे मैं विदा लेता हूँ। यहाँ पर आपने जो है आज मुझे आमंत्रित करके आपके बहुत ही मुझे मेरा गौरव बढ़ाया। मैंने हिंदी के अल्फाज आप लोगों से साझा किए। मैं बहुत आनंदित हूँ कि मैं हिंदी की बात आप जैसे युवाओं के साथ कर सका हूँ। इसके लिए आपकी प्रधानाचार्य मैडम प्रतिमा जी वाघ और हिंदी की विभागाध्यक्षा आहेर सविता जी आहेर, उपप्राचार्य जाधव सर आदरणीय, और अन्य प्राध्यापक बंधु और भगिनी, और आप सभी छात्रों का मैं तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि जो मेरी बात, मेरे जज्बात आपसे मैं साझा कर सका। इस मौके पर मैं अपनी बात कह सका और आपके दिल में छोटे छोटे हिंदी के दीप टिमटिमाना चाहिए, हिंदी की रोशनी बढ़नी चाहिए। जब हिंदी की अलग जगेगी, हिंदी की रोशनी बढ़ेगी, तो अपने आप देखोगे अरे हमारा दर्शन तो बहुत बड़ा है। ये ऋषि मुनियों का दर्शन है। ये देश सामान्य देश नहीं है। अगर ये दुनिया, संपूर्ण दुनिया की बात करोगे तो आप अगर किसी विदेश में चले जाओगे कि आप पाओगे, अगर घर में जो देवारा होता है, दो मंदिर होता है ना, तो इस दुनिया का मंदिर अगर कोई है तो ये भारतवर्ष है। बाकी सारा सब इधर उधर, वो कोना है, ये कोना है, ये कोना है। इसकी पवित्रता बनाए रखनी चाहिए और वो केवल हिंदी के बल पे सक्षम होगी, हिंदी के बल पे वो संभव होगी। इसलिए हिंदी के लिए आपको कृत संकल्प, प्रतिबद्ध और हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने की दिशा में आपको प्रेरित होना चाहिए। उस दिशा में मैं क्या कर सकता हूँ, मेरी मराठी जुबान को लेके मैं हिंदी के लिए कैसे योगदान दे सकता हूँ, ताकि मेरी सारी भारतीय भाषाएं, जितनी भी सारी भाषाएं, बोलियाँ, गंगाएं, सब संवर्धित, संपोषित और बढ़नी चाहिए, फूलनी चाहिए। उसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ? छोटा छोटा काम करते रहे। आप जब ATM में जाते हैं तो हिंदी भाषा चुने, हस्ताक्षर हिंदी में करें। आप जब भी इंटरनेट महाजाल पे जाते हो तो हिंदी भाषा देखो, आजकल हिंदी को बड़ा बढ़ावा मिल रहा है। अंग्रेजी केवल 6% है और अधिकतर भारत की हिंदी जो है 96% जो है हिंदी में संप्रेषण होता है। ये बहुत अच्छा संकेत है हिंदी के लिए। तो इंटरनेट पे हिंदी भाषा चुने। अगर आप देवनागरी में लिखे, शुद्ध लिखे, व्याकरण की होश रखे, बिंदी का होश रखे। हमारी देवनागरी बहुत बड़ी लिपि है मित्रों, इसको भूलना नहीं है। देवनागरी की बात करें, देवनागरी को संवर्धित करें। ये मैं आपको पुनश्च विनंती करता हूँ, अर्ज करता हूँ। और हिंदी दिन की आपको बहुत बहुत हमेशा तक शुभकामनाएं देते हुए और आप पुनश्च सबका आभार व्यक्त हुए मैं आपके प्रति विनम्रता कृतज्ञता प्रकट करता हूँ। जय हिंद, जय हिंदी, जय हिंदुस्तान। चौदह सितंबर 1949 को भारतीय संविधान द्वारा हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में स्वीकृत किया गया, लेकिन आज़ादी के 75 साल बाद भी हिंदी जिस पद की अधिकारिणी है वो अधिकार आज तक उसे नहीं मिल पाया है। हिंदी एक बेहद रोचक, मधुर, स्वाभाविक, सहज, सरल भाषा है। उसके प्रति जो जिम्मेदारी हमारी है, उसके प्रति सर आपने हमें सजग किया है। मैं आपका तहे दिल से धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ। आज के इस कार्यक्रम के अध्यक्ष डॉक्टर दिलीप जी जाधव, इनसे अनुरोध है की वे अध्यक्षीय मंतव्य दे। हिंदी दिनाच्या निमित्ताने उपस्थित आजचे प्रमुख मार्गदर्शक, कवी आणि लेखक माननीय श्री संजीवजी आहिरे सर, त्याचप्रमाणे ज्येष्ठ प्राध्यापक पवार सर, सरगैया मॅडम, हिंदी विभागाच्या प्रमुख सविता आहेर मॅडम, सोनवणे सर, कमानकर मॅडम, पाठीमागे बसलेल्या रारावीकर मॅडम, माझ्या सहकारी डहाळे मॅडम आणि उपस्थित विद्यार्थी मित्रांनो, आणि जो नेहमीच शूटिंगचं काम करतो तो मला नेहमी टोकत राहतो, माझं नाव कुठंच घेत नाही तुम्ही, तर योगायोगाने मला आज संधी मिळाली, त्याचंही नाव मी घेऊन टाकलं। तर असे आपण सर्वच
तर अनिकेत पाटीलचं नाव घेतलं मी आता. तर विद्यार्थी मित्रांनो, आज 14 सप्टेंबर आहे आणि आजचा दिवस हा जगभरामध्ये हिंदी दिन म्हणून साजरा केला जातो. हिंदी ही आपल्या भारताची राष्ट्रभाषा आहे आणि हिंदीचा प्रसार व्हावा, हिंदीचं जतन व्हावं, हिंदीचा गौरव व्हावा, या मुख्य उद्देशाने आज हा कार्यक्रम आपण या ठिकाणी आयोजित केलेला आहे. आपणा सर्वांना माहीत आहे की आपला हा जो देश आहे हा विविधतेने नटलेला देश आहे, विविध संस्कृतींमध्ये एकता आहे आणि अशा महान देशाची 140 कोटी लोकांची हिंदी ही राष्ट्रभाषा आहे. मित्रांनो, भाषा ही प्रदेशातून जन्माला येते, मातीतून जन्माला येते आणि तिच्यामध्ये माणसांची मनं असतात, माणसांचं जीवन असतं आणि भाषा संस्कृतीचा, समाजाचा विकास घडवते आणि भाषेमुळेच राष्ट्राची उन्नती आणि निर्मिती होते. आपण एवढे भाग्यवान आहोत की एवढं जगामध्ये विविधतेने नटलेला कोणताही देश नाही, एवढं मोठं राष्ट्र आपलं केवळ हिंदी भाषेमुळे जोडलं गेलेलं आहे. हिंदी ही जागवली पाहिजे, जगवली पाहिजे, तिच्यातून लेखन केलं पाहिजे. सरांनी अतिशय चांगल्या पद्धतीचं मार्गदर्शन केलेलं आहे. सरांनी काही शंकासुद्धा उपस्थित केलेल्या आहे. मला वाटतं एवढं चिंतनीय व्याख्यान कोणी देणार नाही इतक्या कमी वेळामध्ये. तेवढ्या गोष्टी सांगण्याचं काम आज अहिरे सरांनी या ठिकाणी केलेलं आहे. जगामध्ये जर बाकीची माणसं आपली भाषा शिक्षणासाठी प्रयत्न करत असतील आणि आपण जर आपल्या भाषेबद्दल उदासीन असू तर ही खरोखर आपल्या राष्ट्राला धोक्याची घंटा आहे. याचं महत्त्व मलासुद्धा या निमित्तानं पटलेलं आहे. म्हणजे केवळ भाषेचा अभ्यास संस्कृतीच्या नावाखाली केला जात नसून उद्या ह्या राष्ट्राचं बाजारीकरण करायचं आहे आणि ह्या बाजारीकरणातून पुन्हा एकदा या देशावरती पुन्हा पारतंत्र्य आणायचं आहे, अशी सुद्धा शक्यता त्या भाषणामधून मला जाणवली. आणि खरोखर मला वाटतं आपली आजची परिस्थिती तशीच आहे. आपण कोणत्याही भाषेबद्दल आज तितकंसं जागृत नाही. आपल्याला इंग्रजीही व्यवस्थित येत नाही, आपल्याला मराठीही व्यवस्थित येत नाही आणि आपल्याला हिंदीसुद्धा व्यवस्थित येत नाही. अशी द्विधा परिस्थिती आपली आज भाषेबद्दल झालेली आहे. आणि त्यामुळे ते बोलत असताना मला वाटतं आपलं मन काही स्थिर नव्हतं. आपण एवढं सिरियसली ते बोलत असताना आपण छानपैकी गप्पा मारत होतो. यातून आपली भाषेबद्दलची उदासीनता, संस्कृतीबद्दलची उदासीनता या ठिकाणी नमूद होते. हेही आवर्जून मला सांगावंसं वाटतं. आणि म्हणून तुम्हाला सांगतो, आज ज्ञान विकण्याचे दिवस आहे. आज ज्ञानाला किंमत आली आहे. पूर्वी एक काळ असा होता की भांडवलाला किंमत होती, उद्योजकतेला किंमत होती. आज हा आधुनिक काळ आहे, स्पर्धेचा काळ आहे. इथे ज्ञान विकायचे दिवस आहे आणि ते ज्ञान विकण्यासाठी आपल्याला भाषा महत्त्वाची आहे. आपण केवळ आपली राष्ट्रभाषामधून या भाषेचं जतन करणं हे तर आपलं आद्य कर्तव्य आहेच. त्याबरोबर जगामधल्या ज्या इतर भाषा आहे त्यासुद्धा आपल्याला शिकून घेणं हे क्रमप्राप्त आहे. किंवा ते आलं नाही तर आपला टिकाव मला वाटतं या स्पर्धेच्या युगात लागणार नाही आणि आपण शेवटी कुठेतरी आपल्याला रोजंदारी करावी लागेल, कुणाच्या तरी हाताखाली काम करावं लागेल. अशा परिस्थितीला आपल्याला सामोरं जावं लागू शकतं. आणि म्हणून तुम्हाला सांगतो, आपल्याला बहुभाषिक होणं आजच्या काळात खूप गरजेचं आहे. आणि म्हणून आपण केवळ एका भाषेचा अभिमान बाळगणं किंवा दुसऱ्या भाषेला कमी लेखणं हे न करता, जी माझी राष्ट्रभाषा आहे ती मला पहिल्यांदा बोलता यायला पाहिजे, दुसरी माझी मातृभाषा आहे ती मला बोलता यायला पाहिजे. आणि हे जग जागतिकीकरणाकडे जात आहे म्हणून मला आंतरराष्ट्रीय भाषा देखील आली पाहिजे. एवढा माफक संदेश या निमित्तानं मी तुम्हाला देतो. जास्त वेळ न घेता या ठिकाणी सर आलेत. सरांनी अतिशय चांगलं मार्गदर्शन केलं. त्याबद्दल महाविद्यालयाच्या वतीने
मी पुनश्च सरांचं स्वागत करतो, आभारही मानतो आणि या दिवसाचं औचित्य साधून आपण मनाशी एक खुणगाट बांधा की आम्हाला हिंदी आली पाहिजे, आम्हाला मराठी आली पाहिजे, आम्हाला आंतरराष्ट्रीय भाषा आली पाहिजे, पण आमच्या मातृभाषेवर आणि आमच्या राष्ट्रभाषेवर आमचं आईप्रमाणे प्रेम असलं पाहिजे. ही खुणगाट आपल्याला आजच्या निमित्तानं बांधायची आहे. एवढा संदेश मी आपणाला देतो. मला अध्यक्षीय भाषण म्हटलं की जरा दडपण येतं की मी त्या वयाचा नसताना मला अचानक अध्यक्ष केलं जातं. तर मला संयोजकांनी अध्यक्षपणाची संधी दिली त्याबद्दल मी संयोजकांचे विशेष आभारही मानतो. आपणा सर्वांना हिंदी दिनाच्या शुभेच्छा देतो आणि ज्या ज्या लेखकांनी ही हिंदी जगवण्यासाठी वाढवण्यासाठी प्रयत्न केले त्या सर्व हिंदी लेखकांना मी विनम्र असं अभिवादन करतो आणि माझे 2 शब्द संपवतो. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. धन्यवाद सर. हमारे कुछ छात्र यहाँ पर अपना मंतव्य देना चाहते हैं और उनको प्रेरणा देना हमारा प्रथम कर्तव्य है. प्रथमतः हमारे सामने स्नेहल गौटे. मंच पर उपस्थित आज के प्रमुख अतिथि माननीय संजीव जी आहिरे, शिक्षक और सभी दोस्तों को मैं स्नेहल गौते कक्षा 12वीं कॉमर्स की छात्रा मराठा विद्या प्रसारक समाज की ओर से आप सभी का हिंदी पखवाड़ा इस कार्यक्रम में बहुत स्वागत करती हूँ. आज 14 सितंबर हिंदी दिवस या यूँ कहूँ हिंदी का दिवस 14 सितंबर 1953 से संपूर्ण भारत में हर साल ये हिंदी दिवस मनाया जाता है. 14 सितंबर 1949 को संविधान सभा में एक मत से हिंदी भाषा ही भारत की राजभाषा होगी, यह निर्णय लिया गया था. हिंदी भाषा को केवल कानून या संविधान ने ही राष्ट्रभाषा का रूप नहीं दिया, बल्कि प्राचीन काल से हिंदी के महत्व को स्वीकार किया गया था. हिंदी भाषा हमारे पारंपरिक ज्ञान, प्राचीन सभ्यता और आधुनिक प्रगति के पीछे एक सेतु है. इस राष्ट्रभाषा का संबंध राष्ट्र के जनसाधारण से है. इसका संबंध राष्ट्र के जनों के इतिहास, परंपरा, संस्कृति, रीति रिवाज, धर्म, समाज तथा पूर्वजों से है. हिंदी सामान्य जनता की भाषा है. यह संपूर्ण देश की भाषा है, साधु संतों की भाषा है और देश की एक केंद्रीय शक्ति है. कहते हैं जहाँ जल है वहाँ हिंदी हो, जहाँ वायु है वहाँ हिंदी हो, जहाँ सवेरा हो वहाँ हिंदी हो, जहाँ जीवन हो वहाँ गगन तक हिंदी की गूंजें सुनाई दे. फिर क्यों हमें हिंदी को बचाना पड़ रहा है? आखिर क्यों स्कूलों में विदेशी भाषाओं पर ज़्यादा ध्यान दिया जाता है? आज हर माता पिता अपने बच्चों को अच्छी से अच्छी शिक्षा देना चाहते हैं. उनके बच्चों ने उनसे हिंदी में कोई कविता सुना दी उन्हें तो उन्हें बड़ा आनंद होता है. इन्हीं कारणों की वजह से लोग हिंदी बोलने से घबराते हैं. हिंदी की इस दशा के लिए हम खुद जिम्मेदार हैं. हम हिंदी में बात करना अपनी शान में आँच आना समझते हैं. आखिर क्यों? भाषा तो भाषा होती है ना, फिर वो हिंदी हो या कोई अन्य. भाषा वही जीवित रहती है जहाँ जनता उसका प्रयोग करती है. और हमारी हिंदी भाषा तो खुद में ही कितनी विस्तारित है. हिंदी भाषा एक व्यवस्था है. मध्यकाल उसका संस्कृति युग रहा. स्वाधीनता संग्राम में हिंदी संघर्ष का सूत्रधार बनी और स्वतंत्र के पश्चात वह व्यवस्था बनी. हिंदी भाषा के महत्व में गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर जी ने कहा था, भारतीय भाषाएं नदियाँ है और हिंदी एक महानदी. हिंदी भाषा विश्व में बोले जाने वाली प्रमुख भाषाओं में से एक है. इस भाषा ने भारत को विश्व में एक नई पहचान दिलाई है. विदेश के समाचार पत्र, आकाशवाणी, पाठशालाएं, महाविद्यालय, विश्वविद्यालय, फिल्में इत्यादियों में हिंदी भाषा का बहुत योगदान है. हिंदी हमारी भावना की भाषा है, ये हमारे मिल की भाषा है, राष्ट्रीय एकता की भाषा है, हिंदुस्तान की भाषा है और यह हिंदी भाषा हमारे हिंदुस्तान को जोड़े रखती है. इस प्यारी सी भाषा के प्रति स्नेह रखना हमारा कर्तव्य है. इस भाषा का प्रयोग कीजिए, इस भाषा को लिखिए, पढ़िए और अपनाइए. अंत में मैं साहिबा जाफिर की कुछ खूबसूरत पंक्तियाँ बयां करना चाहूँगी. वो कहती है, मैं वो भाषा हूँ जिसमें तुम गाते हंसते हो, मैं वो भाषा हूँ जिसमें तुम अपना सुख दुख रचते हो, मैं वो भाषा हूँ जिसमें तुम सपनाते हो और साते हो, मैं वो भाषा हूँ जिसमें तुम अपनी कथा सुनाते हो, मैं वो भाषा हूँ जिसमें तुमने जीवन साज पे संगत देते, मैं वो भाषा हूँ जिसमें तुम भाम नदी का अमृत पीते, मैं वो भाषा हूँ जिसमें तुम बचपन खेला और बढ़े,
मैं वो भाषा हूँ जिसमें तुमने योग प्रीत के पाठ पढ़े। मैं वो भाषा हूँ जिसमें तुमने योग प्रीत के पाठ पढ़े। थैंक यू। अत्यंत आत्मविश्वास के साथ स्नेहल आपने अपनी बात रखी है, बहुत सुंदर। सिद्धिका पाटिल, आप अपना मंतव्य अत्यंत संक्षिप्त में दें। प्रणाम, मैं सिद्धिका पाटिल, कक्षा 12वीं की विद्यार्थिनी, आज आपके सामने सिर्फ चिल्लाने से हिंदी भाषा का भला नहीं हो सकता, इस विषय पर अपने विचार प्रकट करने जा रही हूँ। माननीय प्राचार्य, माननीय अतिथि, आदरणीय अध्यापकगण और मेरे मित्रों, आप सभी को हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम सब मिलकर इस विशेष मौके पर भारत देश की राजभाषा हिंदी दिवस मनाने के लिए एकजुट है। हिंदी हमारे देश की एकता का प्रतीक है, लेकिन वास्तविकता तो यह है कि अनेक वर्षों से हिंदी के प्रचार प्रसार को सितंबर माह में हिंदी पखवाड़ा दिवस एक पर्व के रूप में लगभग सभी सरकारी कार्यालयों, संस्थाओं और समितियों में मनाया जाता है। कवि सम्मेलन होते हैं, बैठकें होती है, विचार विमर्श होते हैं और लाखों रुपए सरकार खर्च करती है, किंतु परिणाम वही, ढाक के 3 पात। कारण यह है कि प्रचार व प्रसार के लिए गंभीरतापूर्वक कार्य ही नहीं किया गया। वर्षों से हिंदी विदेश भ्रमण का मात्र बहाना बनकर रह गई। हिंदी फिल्मों के अतिरिक्त कोई ऐसा क्षेत्र नहीं जहां पर वैश्विक विस्तार देने में सहायता की गई हो। वैसे भी कोई हिंदी क्यों पढ़े? विदेशों में यदि कोई छात्र जापानी पढ़ता है तो उसे जापानी दूतावास तथा कंपनियों में सम्मानजनक स्थान प्राप्त होता है। कोई चीनी पढ़ता है तो उसे चीनी दूतावास, अन्य संबंधित कार्यालयों और कंपनियों में प्राथमिकता प्रदान की जाती है। किंतु हमारे देश में हिंदी के साथ खेल ही विपरीत है। भारतीय दूतावास हो अथवा निजी क्षेत्र की बड़ी बड़ी कंपनियां, वहाँ पर तो पूछ मात्र अंग्रेजी की होती है। अंग्रेजी जानने वालों की इज्जत की जाती है और प्रमुखता दी जाती है। ऐसे में हिंदी पढ़कर कोई अपना समय क्यों नष्ट करे? हद तो तब होती है जब अपने ही देश में हिंदी भाषी व्यक्ति को धुतकार दिया जाता है। नौकरी के मामले में उसे द्वितीय तृतीय श्रेणी का माना जाता है। सारे विश्व में जर्मनी, रूस, जापान, कोरिया, चीन आदि देशों की सरकारों ने मातृभाषा को बढ़ावा देने वाले, पठन पाठन करने वाले संस्थानों को पल्लवित एवं पोषित कर रखा है। विदेशों में हिंदी संस्थानों का हाल ही उल्टा है। अनेक भूतपूर्व कम्युनिस्ट देशों में सत्ता पलटने के बाद धनाभाव के कारण कई विदेशी भाषा विभाग बंद हो गए। तब संबंधित देशों ने अपनी ओर से सहायता देकर पठन पाठन को शुरू करवाया, लेकिन भारत की ओर से ऐसी कोई पहल नहीं की गई। भारत के बाहर हिंदी भाषी देशों में स्थित हिंदी पढ़ने से कोई अधिक लाभ न होने से हिंदी के विद्यार्थियों की संख्या दिन ब दिन घटती जा रही है। हिंदी को विश्व में तभी सम्मानित स्थान प्राप्त हो सकता है जब इसके बारे में सरकार, औद्योगिक संस्थानें और जनसामान्य गंभीरतापूर्वक विचार करेंगे। हिंदी को तथाकथित साहित्यकारों और विद्वानों की जकड़ से मुक्त कराना होगा। सरकार को औद्योगिक और सामाजिक संस्थाओं के साथ मिलकर ठोस कदम उठाने पड़ेंगे। औद्योगिक संस्थानों में यदि हिंदी को परिणीयता न मिले तो कम से कम उसकी उपेक्षा भी न हो, ऐसे प्रयास करने होंगे। ऐसे प्रयासों से ही हिंदी भाषा को मंच पर सशक्त भूमिका दिलाई जा सकती है। मात्र सम्मेलनों तथा घोषणाओं से हिंदी के दिन नहीं बहरने वाले। आप सभी को फिर से एक बार हिंदी दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। धन्यवाद सिद्धिका। प्राध्यापक सुधाकर पवार, इनसे अनुरोध करती हूँ कि वो धन्यवाद ज्ञापित करें। ओके, धन्यवाद मैडम। किसी एक प्राकृत भाषा का ज्ञान और होने के बाद किसी दूसरी भाषा में कुछ अवगत कराना हो तो किससे बन जाते हैं, सर ने बताया। शायद वही गत मेरी होने वाली है, इससे मुझे डर लग रहा है। भूतपूर्व प्रधानमंत्री, भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित नेहरू ने कहा था कि हिंदी एक जानदार भाषा है, एक शानदार भाषा है। और उसी जानदार शानदार भाषा के दिन के औचित्य पर आज जो प्रमुख अतिथि माननीय संजय जी अयरे सर यहाँ आए, उन्होंने हिंदी का महत्व और इस बारे में हमें अवगत किया। मैं इसलिए उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। इस कार्यक्रम के अध्यक्ष उप प्रधानाचार्य डॉक्टर दिलीप जाधव सर, मैं उनका ही शुक्रिया अदा करता हूँ। इसके अलावा सरगैया मैडम, डॉक्टर श्रद्धा रारावीकर, प्रियंका करमानकर, प्राध्यापक राजेंद्र सोनवणे और हमारे अनिकेत पाटिल, हाँ शोभा डाहड़े मैडम, इन सभी का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। इसके साथ सभी छात्र और छात्राओं का भी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। और ये उपक्रम खत्म हुआ है, अध्यक्ष की अनुमति से मैं कहता हूँ धन्यवाद।